Hello everyone, welcome back to the new session of capital budgeting. So in this video, we will discuss some important question from the topic capital budgeting. And ये जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं इस सेशन में जो हम करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर का। तो जहां पर भी जिस भी एग्जाम में कैपिटल बजटिंग पूछा जाता है, चाहे वो यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे, कर लेंगे, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है पूरे कैपिटल बजटिंग की, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। यूपी टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चंस थे वहाँ से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, एंड कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, जहाँ पर आपका कैपिटल बजटिंग पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस के थ्रू, वो वाला वहाँ से भी कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं और मोस्टली यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो भी ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग का टेक्निक नहीं है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे जो कैपिटल बजटिंग जो मैंने अभी इसके दो तीन लेक्चर भी डाले हुए हैं, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो आपका कैपिटल बजटिंग की टेक्निक में एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बहुत फेमस टेक्निक है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगेन, ठीक है, आपका ये टेक्निक है बेसिकली कैपिटल बजटिंग का। पे बैक पीरियड आपका टेक्निक है। इसके अलावा आपका एक और टेक्निक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। और एक हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली जहां पर हम प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हैं रादर देन कैश फ्लोज, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है। तो इसमें से कौन सा आपका कैपिटल बजटिंग का टेक्निक नहीं है? दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट द, ठीक है, इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक। किस टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है? तो पहला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं, जो फॉर्मूले में जो वैल्यूज यूज की जाती हैं हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैश फ्लोज हमारे कंसीडर ही नहीं होते, ठीक है। पेबैक पीरियड की बात करें तो पेबैक पीरियड में भी हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं होता, क्योंकि पेबैक पीरियड क्या है? पेबैक पीरियड भी दो होते हैं, एक आपका होता है सिंपल पेबैक पीरियड, एक होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब क्वेश्चन में यहाँ पर पेबैक पीरियड दिया हुआ है तो हम इसको सिंपल पेबैक पीरियड मानेंगे। हमारा पेबैक पीरियड का मतलब होता है कि मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोजेक्ट में, वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द पेबैक पीरियड। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। पहले डी देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। आरओआई तो हमारा टेक्निक ही नहीं होता, ठीक है। आरओआई तो हमारा टेक्निक ही नहीं है कैपिटल बजटिंग का। तो अभी बचा कौन सा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो हमारा एनपीवी के थ्रू ही कैलकुलेट होता है, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कहाँ कहाँ पर कंसीडर होता है? एनपीवी में हमारा कंसीडर होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू में, नाम से ही पता लग रहा है प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारे फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगे उनको हम प्रेजेंट वैल्यू पर फैच कर रहे हैं। सेकंड हमारा बेसिकली आईआरआर, यहाँ पर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होता है। थर्ड हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होता है, ठीक है। तो कहाँ पर कंसीडर नहीं होता हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में कंसीडर नहीं होता, पे बैक पीरियड में कंसीडर नहीं होता, आरओआई हमारा टेक्निक है ही नहीं कैपिटल बजटिंग का। तो आईआरआर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इज द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स एनपीवी इक्वल्स टू जीरो, ओके।
ठीक है। एनपीवी इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 हमारा नहीं हो सकता, मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, तो आंसर तो इसका पहला ही है, ठीक है। एनपीवी एक ऐसा रेट होता है जिस पर आपके, सॉरी, आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जिस पर एनपीवी आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ना तो 1 होगा, ठीक है, कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट थोड़ा अच्छा है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, एनपीवी जहाँ पर आपका जीरो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं एनपीवी जीरो आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, या जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एनपीवी मेरा जीरो कब आएगा, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो या फिर कैश आउटफ्लो हो। तो पहला वाला आंसर मेरा ठीक है, एनपीवी जब मेरा जीरो होगा तो उसको मैं आईआरआर बोलूंगा। एनपीवी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन था कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पर कैश इनफ्लो, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर अगर लिखा होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लोज, देन दिस आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू जीरो, नो, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा नहीं, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ए, दैट इज एनपीवी इक्वल्स टू जीरो। सो आईआरआर इज व्हाट, आईआरआर इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच योर एनपीवी बिकम्स जीरो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, which of the following method ignores the cash flows beyond the payback period? ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेथड है कि पेबैक पीरियड कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो है कैश फ्लोज को इग्नोर कर देते हैं। तो ऑब्वियसली पेबैक पीरियड खत्म होने के बाद हम जो इग्नोर करते हैं वो पेबैक पीरियड में ही इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं 5 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने साल में रिकवर हो जाएंगे, तो मेरे को जब मैंने वो पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया तो मेरा पेबैक पीरियड थर्ड ईयर में मतलब आ गया, मतलब थर्ड ईयर में मैं 5 लाख रुपए जो मैंने लगाए थे वो मेरे रिकवर हो जाएंगे। तो अब आगे के जो 2 साल है ना मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे को पेबैक पीरियड चेक करना था। तो आगे के जो 2 साल में जो कैश है मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। तो यहाँ पर पेबैक पीरियड में ही ऐसा होता है कि आपका जब पेबैक पीरियड कैलकुलेट हो गया उसके बाद के जो कैश फ्लोज होंगे आप उनको इग्नोर कर देते हो, बाकी किसी में नहीं होगा। एनपीवी में आप सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करते हो, ठीक है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी आप सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करते हो, ठीक है। जो पेबैक पीरियड है यहाँ पे कंसीडर नहीं होते, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी हमारे सारे कैश फ्लोज कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आप करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इसमें इग्नोर किया जाता है, तो इग्नोर जो है हमारा वो कैपिटल, सॉरी, पेबैक पीरियड में किया जाता है। इज इट ओके? या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एनपीवी मेथड इज ट्रू? एनपीवी मेथड के बारे में बात करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इट कंसीडर्स ऑल कैश फ्लोज, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नहीं, एनपीवी में तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है, पहली बात तो ये हमारा करता है एनपीवी, मतलब ठीक है। दूसरा, क्योंकि हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एनपीवी मेथड इज ट्रू, ठीक है, तो मतलब इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो भाई एनपीवी में तो हमारा क्या होता है, एनपीवी में तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है, तो मतलब ये तो गलत है, ठीक है। सी, इट डज नॉट रिक्वायर डिस्काउंटिंग रेट ऑफ कैश फ्लोज। एनपीवी में तो डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, क्योंकि हमको जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आना है, तो प्रेजेंट वैल्यू पर लाने के लिए तो डिस्काउंटिंग रेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। थर्ड, इट इज इक्वलेंट टू द आईआरआर, नहीं, आईआरआर नहीं, इट इज इक्वलेंट टू आईआरआर कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईआरआर जो होता है उस पर तो मेरा एनपीवी जीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इट कंसिडर्स ऑल कैश फ्लोज, यस, इन एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम सारे कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं, चाहे आपका जैसे पेबैक पीरियड, अभी हमने देखा कि पेबैक पीरियड में क्या हो रहा था, जब पेबैक पीरियड निकल आया उसके बाद के कैश फ्लोज को कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन जब आप एनपीवी कैलकुलेट करते हो तो सारे जितने भी आपके कैश फ्लोज हैं सबको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था इसमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी पूछे द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू कैश इनफ्लोज नो, नेट प्रेजेंट वैल्यू टू कैश इनफ्लोज नहीं, present value of cash inflows to the initial investment, yes, this is present value of cash inflows to the initial investment, this is the profitability index। अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है ना, यहाँ पर हम बेसिकली जब हमारे पास कई सारे क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, आपके पास 4-5 ऑप्शन है और आपको प्रोजेक्ट को रैंक करना होता है, ठीक है, कि फर्स्ट हम इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, सेकंड पर इसको देंगे, थर्ड पर इसको देंगे। तो वहां पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप ये कैलकुलेशन करके देखते हो और यहाँ पर जैसे सपोज अगर आपका पी आई 1 से ज्यादा आ रहा है, पी आई आपका 1 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो। पी आई अगर आपका 1 से कम आता है तो उस प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट कर देते हो, वहां पर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। इफ पी आई इज ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट द प्रपोजल, और इफ पी आई इज less than 1 then you can reject the proposal, and if pi is 0 then you have an option either reject or either accept, generally accept करते हैं but still you have an option, ठीक है। next, which of the following methods provides a ranking of project in terms of their return, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ देयर रिटर्न की बात हो रही है बेसिकली, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पेबैक पीरियड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रैंकिंग हम पेबैक पीरियड के बेसिस पर तो नहीं कर रहे, एनपीवी के बेसिस पर भी नहीं कर रहे, ठीक है। हम और यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछे रिटर्न के बेसिस पर आपको रैंक करना है, तो जब भी रिटर्न के बेसिस पर आपको रैंक करना होता है तो हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, ठीक है। जब भी हम रिटर्न के बेसिस पर प्रोजेक्ट को रैंक करते हैं तो वहां पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है। इज इट क्लियर? चलो नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड का क्या डिसएडवांटेज है? इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, नहीं, ये तो बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इट कंसिडर्स ऑल कैश फ्लोज, नहीं, पेबैक पीरियड में तो सारे कैश फ्लोज हम कंसीडर ही नहीं करते। पेबैक पीरियड में तो जब हमारा पेबैक पीरियड आ गया उसके बाद जितने भी कैश फ्लोज होंगे हम सबको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस, पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते थे, ठीक है, तो एक तो ये आपका डिसएडवांटेज है। इट रिक्वायर्स द डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, क्या आपको फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, इट रिक्वायर्स द डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, नहीं, हमें नहीं करना है। तो इसमें से हमें डिसएडवांटेज की बात अगर हम करें तो पहला तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा क्या हो रखा है, इग्नोर हो रहा है, तो डिस्काउंटिंग की तो बात ही खत्म है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ पेबैक पीरियड मेथड। इज इट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज सी। नंबर 9, इफ द एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, एनपीवी का मतलब क्या है यहाँ पर, एनपीवी जो हमारा होता है बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या वही आप जो आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। तो मेरा जो इनफ्लो है, ठीक है, मेरा एनपीवी पॉजिटिव कब आएगा, एनपीवी मेरा पॉजिटिव जब आएगा जब मेरा इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज्यादा हो रहा है मेरा किससे, आउटफ्लो से। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी सिचुएशन है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। सो आंसर सी इज द करेक्ट, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी। इफ द एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव देन यू शुड एक्सेप्ट द proposal. Number 10, which capital budgeting technique is based on concept of discounted cash flows, ठीक है, कौन सा कैपिटल बजटिंग का टेक्निक है जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पर चलता है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का मतलब यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने की बात हो रही है, तो जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होगा वहां पर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आपको निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पेबैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर होता है, तो मतलब ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में तो हम कैश फ्लोज लेते ही नहीं, वहां तो हम क्या लेते हैं, वहां तो हम प्रॉफिट्स को लेते हैं, तो यहाँ पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग का टेक्निक है ही नहीं,
तो बचा कौन सा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो कैलकुलेट होता है वो डिस्काउंटिंग रेट से कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनपीवी मेथड। एनपीवी में कौन सा मेथड आपका, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें एनपीवी से रिलेटेड कौन सा मेथड ट्रू है। पहला कह रहा है कि एनपीवी एज्यूम्स कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द प्रोजेक्ट्स आईआरआर। ठीक है, ये कह रहा है कि एनपीवी में एज्यूम किया जाता है जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं आईआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सेकंड, एनपीवी इज नॉट अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ कैश फ्लोज। ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो इफेक्ट होता है। जैसे जैसे आपके कैश इनफ्लोज या जो कैश इनफ्लोज होंगे फ्यूचर में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे डिस्काउंटिंग होते चला जाएगा उनका। ठीक है, तो यस, ये भी आपका गलत होगा, इफेक्ट होते हैं टाइम से। एनपीवी प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट मेजर ऑफ हाउ मच ए प्रोजेक्ट will increase the value of firm. Yes, this is totally correct. NPV always gives the same ranking of project as IRR. नहीं, NPV और IRR में जो रैंकिंग है वो दोनों अलग अलग आ सकती हैं और हमेशा ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही आपको देंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी इन दिस केस। ठीक है, नंबर 12, विच मेथड, चले, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोजेक्ट इज जनरली considered the best for evaluating mutually exclusive capital projects। तो पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप किसी एक में ही कर सकते हैं। तो जब आप किसी एक प्रोजेक्ट में, ए और बी जैसे दो प्रोजेक्ट हैं, उसमें से सपोज आप ए में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो बी को प्रीक्लूड करने का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए को एक्सेप्ट करने से दूसरे को एक्सेप्ट करने का जो चांसेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं, आपको अगर उनको रैंक करना है कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेबैक पीरियड में तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न के बेसिस पर बात होती तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। ठीक है, पहला और दूसरा। एनपीवी, यस, एनपीवी इज द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो नहीं सकता। ठीक है, सो द राइट आंसर इज एनपीवी। तो विच मेथड इज जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैपिटल प्रोजेक्ट। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर एनपीवी आप कैलकुलेट करिए और जिसमें भी एनपीवी अच्छा रहा है उसी को ही आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो एनपीवी के बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following method does not involve discounting cash, discounting future cash flows। ठीक है, तो discounting future cash flows किस में नहीं होते, which of the following method does not involve। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पूछा है। पहले पूछा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कहाँ पर कंसीडर किया जाता है, अभी पूछा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कहाँ पर कंसीडर, डिस्काउंटिंग होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर जाइएगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ पर यूज नहीं होता है। क्या एनपीवी में, एनपीवी में तो होता है। ठीक है, क्या आईआरआर में होता है, यस, आईआरआर में भी होता है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में होता है, यस होता है। जो पेबैक पीरियड है हमारा, वहां पर हमारा डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज लिए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज पेबैक पीरियड। नंबर 14, which of the following capital budgeting method assumes that cash flows are reinvested at the cost of capital। कौन सा ऐसा मेथड है जो ये कहता है कि जो कैश फ्लोज हैं वो री इन्वेस्ट होंगे एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको याद रखिएगा, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो ये एज्यूम करता है कि जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर री इन्वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इज करेक्ट अबाउट द पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो इसमें है पहला, इट कंसीडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल नहीं, पे बैक पीरियड में तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर ही नहीं हो रहा है। इट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जनरली नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना ही है। ठीक है, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। यस, बहुत आसान है कैलकुलेट करना और समझना। ठीक है, क्योंकि जस्ट आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा।
ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए फुल पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है जस्ट ये हो रही है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ आईआरआर मेथड। आईआरआर मेथड का प्राइमरी जो लिमिटेशन है वो क्या है? ठीक है, सो इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नहीं, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इट मे गिव मल्टीपल आईआरआर फॉर प्रोजेक्ट्स विद नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। सी पर आते हैं। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट देन पे बैक पीरियड। यस, ये तो सही बात है, ठीक है। ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है। इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ आईआरआर। नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। भाई आईआरआर का मतलब क्या होता है? आईआरआर का मतलब जिस पर मेरा एनपीवी जीरो आ जाए, और आप इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो, इट इज अ कट ऑफ रेट। एक इन्वेस्टमेंट जहां पर आप करने जा रहे हो ये कट ऑफ रेट है कि इतना तो मेरे को चाहिए उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। आईआरआर का मतलब एनपीवी जिस पर जीरो आ रहा है, बट अगर आपका आईआरआर जो है, ठीक है, जीरो, आपका एनपीवी आ गया, अब इससे नीचे जाओगे तो इसका मतलब आपका एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर आओगे तो क्या हो जाएगा? आपका एनपीवी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए एक कट ऑफ रेट भी होता है कि मेरे को आईआरआर का रेट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर है तो मेरा पॉजिटिव एनपीवी आएगा, तो मैं उस केस में एक्सेप्ट करूंगा, इससे नीचे है तो मैं फिर एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहां तो मेरा एनपीवी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जरा बी वाले पॉइंट पर। ये बात हो रही है प्राइमरी लिमिटेशन की। जैसे हमने सी वाला था, ये कह रहा है इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट देन पेबैक पीरियड। तो यस, ये पेबैक पीरियड के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है कैलकुलेट करना, बट इसका मतलब नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बात तो सही है, बट ये इसका सही आंसर नहीं। सही आंसर है इट मे गिव मल्टीपल IRRs फॉर प्रोजेक्ट्स विद नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कि जो आईआरआर है वो आपको क्या कर सकता है? आईआरआर आपको मल्टीपल आईआरआर दे सकता है, ठीक है, विद नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। द करेक्ट आंसर इज बी। 17, द पेबैक पीरियड मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर। पेबैक पीरियड मेथड कहां पर आप सबसे ज्यादा जो यूज आप करोगे, बेस्ट मानोगे कि कहां पर पेबैक पीरियड आपको यूज करना चाहिए? तो देखिए, लार्ज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल नहीं। लार्ज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में तो हमको तो 17 क्वेश्चन को हम कर रहे थे, अभी बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ, बट मैं फिर से इसको करा देता हूँ, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन, द पेबैक पीरियड मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो पेबैक पीरियड कहाँ पे बेस्ट सूटेड होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेबैक पीरियड के केस में आप याद रखिए कि कभी भी लॉन्ग टर्म या जो लार्ज कैपिटल वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जो लार्ज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, वहां पर तो पेबैक पीरियड कभी भी सूटेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर। लार्ज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में तो नहीं, लार्ज इंटेंसिव जो प्रोजेक्ट होते हैं आपके कैपिटल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो ये आपको कंसीडर करना ही नहीं है। थर्ड वाले पर आते हैं, प्रोजेक्ट विद लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो नहीं, लॉन्ग टर्म में भी आपको क्या करना है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है। हाई रिस्क प्रोजेक्ट विद अनप्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज। जो अनप्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज होंगे, जहां पर आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, तो वहां पर तो खासकर आपको रिस्क, इन्फ्लेशन, इन सबको कंसीडर करना होता है, तो अगेन वहां पर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर आपका बेसिकली लिक्विडिटी द मेजर कंसर्न। तो आप ये जल्दी से जल्दी ये देखना चाहते हैं कि मैं अपना जो अमाउंट है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, उसको जल्दी से जल्दी कितने टाइम में रिकवर कर सकता हूँ, जहां पर लिक्विडिटी का मेरा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज वेयर लिक्विडिटी इज अ मेजर कंसर्न। नेक्स्ट है नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट रादर देन कैश फ्लोज। तो यहाँ पर नाम ही सही पता लगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर जो बेस्ड है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट पर तो बेस्ड हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बाकी जितने भी हैं ये सारे कैश फ्लोज पर बेसिस है। सो ए प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, नेक्स्ट है, ए प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड व्हेन द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्वियसली अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो ग्रेटर देन 1 है, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। तो हमें एक्सेप्ट कब करना है? जब हमारा पी आई कितना हो? ग्रेटर देन 1 हो। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, ठीक है, इन कैपिटल बजटिंग।
कैपिटल बजटिंग में जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं, जो अभी हमने बात करी थी कि दो प्रोजेक्ट, अब दो में से एक को एक्सेप्ट करने से दूसरे के चांसेस खत्म हो जाते हैं एक्सेप्ट होने के, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब है, ठीक है, ये चार स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा ठीक है। तो ये कह रहे हैं ओनली वन प्रोजेक्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, सही बात है। ऑल प्रोजेक्ट विद एनपीवी शुड बी सिलेक्टेड, तो ऑल तो नहीं, जो भी सबसे ज्यादा हमें अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, जो भी सबसे अच्छा हमें एनपीवी दे रहा होगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डू नॉट कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट होते हैं, इसीलिए तो हम एक को सिलेक्ट कर पाते हैं, और एक के सिलेक्ट होने के बाद दूसरे के एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैव द सेम कैश फ्लोज, नो, अलग अलग कैश फ्लोज हो सकते हैं, उसी बेसिस पर हम अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, और अलग अलग एनपीवी आने के बाद ही हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो बेस्ट हमारा प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एक के सिलेक्ट हो जाने के बाद बाकी सबके चांसेस खत्म हो जाते हैं, तो दैट इज ये सी और डी भी गलत है, तो एक ही आंसर ठीक है इसमें, आंसर नंबर ए, कि ओनली वन प्रोजेक्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो दीज आर द important 20 questions, MCQs from capital budgeting technique, एंड अगेन मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं वहां से उठाए हैं, ठीक है, और जितने खासकर जो कॉमर्स नेट मैनेजमेंट, ठीक है, जो IBPS के क्रेडिट ऑफिसर, ठीक है, RBI ग्रेड बी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।